नमस्कार दर्शकों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है कोविड-19 एवं कृषि रोजगार। दर्शकों, आप देख ही रहे हैं कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान हो रहा है। आज भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या 5.5 लाख से ऊपर हो चुकी है। ऐसे में बहुत संभल के रहने की और चलने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अहम बात यहाँ ये है कि हमारा देश भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है। कृषि और एवं कृषि रोजगार यहाँ आधे से ज़्यादा, या हम कह सकते हैं कि बहुसंख्यक आबादी हमारी कृषि जनित रोजगारों पर निर्भर करती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि। ऐसे विकट परिस्थिति में अगर हम स्वरोजगार, कृषि जनित रोजगार को अगर हम बढ़ावा दें तो हमारी आर्थिक स्थिति सबल हो सकती है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विशाल नाथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कृषि जनित रोजगार के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पिछले 3-4 महीनों से एक स्थिति उत्पन्न हुई है पूरे विश्व में, और भारत भी जैसा कि आपने बताया उससे अछूता नहीं है। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि पूरा देश लॉकडाउन में रहा, या अब थोड़ा सा लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन लोगों के मन में एक विशेष आशंका पैदा हो गई अपने सुरक्षा को लेकर के, जीवन को लेकर के, और उस पर समय समय पर निर्देश भी मिलते रहे। लोगों ने उसका पालन भी किया, और उससे गनीमत यह है कि हमारा देश जिस रफ्तार से अन्य देशों में कोविड का प्रकोप बढ़ा है, उसमें हम लोग कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस कोविड काल में जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तो चूँकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर करीब 65% जनसंख्या खेती पर ही आधारित है, और जब एक लॉकडाउन शुरू हुआ तो गेहूं की फसल हमारी कटने के कगार पर थी, लीची की फसल में मंजर आ रहे थे, और उसका पूरा फल का विकास होना था। आम में भी वही स्थिति थी। तो ऐसे कई सारे कृषि के कार्य थे जो हमारे चल रहे थे, और उस कंडीशन में लॉकडाउन का आ जाना, विशेष करके, और 65% आबादी जो करीब 75 करोड़ के आसपास लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं, और उसके जो प्रतिफल हैं वो पूरे देश को, चाहे वो फल या सब्जी या अनाज के बारे चीज़ें हैं, वो सभी लोगों को इन्हीं से उपलब्ध होता है। तो इस दशा को देखते हुए एक बहुत विकट समस्या थी, और जिस पर हमारे देश के नेतृत्व ने काफ़ी बेहतर तरीके से हैंडल किया, और कृषि से संबंधित जो कार्य थे उसको लॉकडाउन से मुक्त रखा। लेकिन फिर भी आप खेती का काम तो कर सकते हैं, लेकिन जो खेती से विभिन्न उत्पाद हैं उसको आपको अल्टीमेटली बाज़ार में ले जाना है, बाज़ार में खरीदार का होना है, और उसके लिए परिवहन, उसके लिए सारी सुविधाओं का व्यवस्था करना है, जो कहीं न कहीं हमारा प्रभावित हो रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने, जो भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने एक विशेष व्यवस्था दी थी, जिससे हम लोग बिना किसी नुकसान के कृषि को भी अपने पटरी पर लाने में सफल रहे। तो इस दशा में हमारे बहुत सारे उस समय आवश्यकताएं होती थी, चाहे वो खाद का था या दवाइयों का था। विशेष करके आम, लीची वगैरह में उस समय कीड़े मकोड़े के नियंत्रण के लिए तमाम दवाइयाँ, ऑर्गेनिक इनपुट्स, इन सब की आवश्यकता पड़ रही थी, और जिसको लेकर के हम लोगों ने प्रयास किए कि वो किसानों को मुहैया हो, और मुहैया हुआ भी। तो उसमें हमारे किसान कहीं न कहीं से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, और ये एक मतलब हर्ष का विषय है कि उनका खेती जिसे पिछले सालों में होती थी उस तरीके से चली। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि कृषि हमारी बिल्कुल भी बाधित नहीं हुई, तो जिस तरह से हमारी राज्य सरकार पे अभी बहुत असर पड़ा है क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम कृषि जनित किन रोजगारों को बढ़ावा दे सकें ताकि वो आर्थिक सबलता दे सके? चूँकि हमारे यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से आयातित करते हैं, मंगाते हैं,
चाहे वो कृषि में उपयोग होने वाली मशीनरी हो, जैसे गेहूं का हार्वेस्टर था, या और भी तमाम प्रकार के कटर्स हैं, स्प्रेयर्स हैं, ये सब चीज़ें हमारी बाहर से आती थी। तो रोज़गार का एक जो सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है कि ये जो हमारे यंत्र हैं या जो हमारे जिनकी खेती में आवश्यकता होती है, उसका हम लोग यहाँ पर जो नौजवान हैं जिनके पास सुविधा है, और उसमें काफ़ी सरकार भी आगे आकर के इस तरीके के रोज़गार को बढ़ावा दे रही है, तो वो अपना एक जिस विभिन्न प्रकार के जो उपादान हैं उसको सृजित करने का रोज़गार कर सकते हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिसका उपयोग खेती में होता है, लेकिन हर कोई किसान उसको खरीद नहीं पाता है। तो अगर इसमें कोई आदमी या कोई नौजवान एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए और वहाँ पर सब मशीनों को रखे, और जब आवश्यकता हो तो कस्टम हायर बेसिस पर वो लोगों को मुहैया कराए, तो एक ये रोज़गार का एक बेहतर साधन हो सकता है। साथ ही साथ जो इनपुट्स हम बाहर से मंगाते हैं उनका भी हम लोग यहाँ पर डीलरशिप वगैरह बनाएं, और उसको जैसे कहते हैं कि जब आपको आवश्यकता है उस समय आप उसकी जब खोज करने लगेंगे और इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको पहले से ही प्लानिंग करके और उसका प्रोक्योरमेंट करके अपना इस तरीके का स्टॉक करें, और ये कोविड काल या कोविड काल के बाद भी इस तरीके की सुविधाएं जो है हमारी चल सकती हैं, तो इसमें रोज़गार एक मुख्य रूप से सृजित हो सकता है। साथ ही साथ जो हमारे उत्पाद हो रहे हैं, अब जैसे बाज़ार में गया, अब हम लीची की बात करते हैं, हम लोगों ने काफ़ी इस पर चर्चा भी किया, और हमने कहा कि जो हमारा करीब करीब 40 से 50% लीची जाता था मेट्रो शहरों में, तो मेट्रो शहर में जाने के लिए सुविधा नहीं है, या उसको जो है तो ट्रांसपोर्ट नहीं, हर जगह हिच थे, दिक्कतें थी, तो उसको हमने कहा कि साहब इसको प्रसंस्करण कर लें। 20% आप अगर भेजते हैं बाहर, किसी तरीके से भेज पाते हैं, तो जो शेष 20-25% का है उस हिस्से का, उसको हम प्रसंस्कृत कर लें। तो उसके लिए हमको प्रसंस्करण करने के लिए हमको रोज़गार, यहाँ प्रसंस्करण से रोज़गार मिल जाएगा। तो इस तरीके से जैसे अनाज हैं, दूध है, फल है, और भी तमाम जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी अगर हम प्रसंस्कृत करके और उसका एक यूनिट बनाएं तो वहाँ पर भी हमको रोज़गार मिल सकता है, यानी कृषि आधारित रोज़गार, इसका हम लोगों को सृजन करना है। जी सर, जैसा अभी आपने कहा कि इसी बात पे अभी मेरे दिमाग में ये आया कि जैसे आम, लीची और जामुन जैसे जो फल हैं जो बिल्कुल सीजनल है, मौसम के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, तो इनके साथ प्रोसेसिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि आपका अभी जो हमारे देश में प्रसंस्करण का स्तर है वो करीब 4-5% से ज़्यादा हम लोग प्रसंस्कृत नहीं करते हैं। हमारे कल्चर में ऐसा है कि हम लोग ताज़ा फल ज़्यादा खाते हैं, लेकिन प्रसंस्कृत फल जो है एक सुरक्षित भी हैं, जो प्रसंस्करण करके चाहे आप जूस के फॉर्म में रख लें, चाहे आप उसके डिफरेंट पदार्थ बना के रख लें, वो सुरक्षित भी हैं और लंबे समय तक उपयोग में भी लाए जा सकते हैं। और विशेष करके इन परिस्थितियों में जब हमारे फ्रेश प्रोडक्ट बाज़ार में कम बिक रहे हैं, तो हमारा जो सरप्लस है, जो अतिरिक्त है, उसको हम लोग प्रसंस्करण करें। और प्रसंस्करण करने के बहुत तरीके हैं, उसको सुखा करके, उसको आप जूस बना करके, उसके अचार बना करके, या विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाएं। अब हम उदाहरण के लिए आपको लें एक आम, जैसा कि आपने कहा आम, लीची, जामुन, अब इनके हम लोग क्या करते हैं कि पल्प बनाते हैं। पल्प बना करके हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को पल्प बेचते हैं, और पल्प बेचते हैं, उसका हमारा दर होता है 70-80 रुपये लीटर का या किलो का कह लीजिए। अब अगर इसी पल्प को हम विभिन्न प्रकार के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिसको कहते हैं मूल्य संवर्धित, जैसे आपने लीची के पल्प से आप लीची का स्क्वैश बना लें, तो आपको 1 किलो पल्प में आप 4 लीटर जो है स्क्वैश बना सकते हैं। तो इस स्क्वैश की कीमत 100 रुपये अगर मिनिमम हम लोग रखते हैं तो 100 रुपये होता, तो यानी जो 70 रुपये का सामान था वो 400 रुपये का सामान आपने बना लिया। तो इस तरीके से RTS बना सकते हैं, इस प्रकार से आम के भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसको अगर हम मूल्य संवर्धित पदार्थ बनाएं और उसका जैसे ये FSSAI सर्टिफिकेट ले, चूँकि ये खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ में थोड़ा सा सावधानी भी रखनी होती है, थोड़ा सा उसके मानक भी फिक्स हैं और बहुत आसान है। हम लोगों ने अपने केंद्र पर, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र पर, इस तरीके के प्रशिक्षण भी आयोजित कर करके और लोगों को ट्रेंड किया, और इसे करीब 10-15
छोटे और मझोले उद्यमी विकसित हुए हैं जो लीची का, आम का, जामुन का, अमरूद का और सब्जियों के कई प्रकार के उसको लेकर के वो अपना बना रहे हैं और उससे जो हमारा बाज़ार में जो उपलब्ध है उससे बेहतर स्वाद और बेहतर गुणवत्ता के पदार्थ वो दे रहे हैं। तो उसमें भी एक रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित होता है। चाहे वो रोजगार 2-3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो जो बनाने में लगा हुआ है, दूसरा उसके जो विपणन में लगा हुआ है। अब उसमें विपणन में अगर उसके अंदर ज़्यादा क्षमता है तो उसकी ब्रांडिंग भी कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसका स्केल बढ़ा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि बिहार जो कि कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर जो हमारे जो फल सब्जी इसकी संपदा का भंडार है। हमारे पास में बहुत सारे क्षेत्रों में हम देख रहे हैं प्रथम द्वितीय स्थान पर हमारा राज्य है। तो यहाँ पर इसकी और अपार संभावनाएं हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि लोग ये जो अभी हमारे बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, एक दिन कहीं पर बात हो रही थी कि ये लोग जो आए हैं इनको कैसे हम रोजगार से जोड़ें। तो ये सब क्षेत्र हैं जो कृषि आधारित, प्रसंस्करण आधारित या डेयरी आधारित जो उद्योग हैं या कुटीर उद्योग हैं, उसमें हम इनको जॉब भी दे सकते हैं। इनकी सुरक्षा जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है उसको भी सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने जो उत्पाद हैं जो अक्सर हम लोग या तो कम दामों पर बेच देते हैं या हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग सही उनके साथ में जस्टिफिकेशन करेंगे, ज़्यादा उत्पाद करेंगे और उससे हमें लगता है कि हमारा राज्य भी काफ़ी प्रगतिशील और प्रॉस्पेरस होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि अगर हम इन लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जो लोग भी अभी बाहर से आए हैं उनके पास कोई रोज़गार नहीं है और ऐसी परिस्थिति में जब एक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वर्कलोड और बहुत सारे लोग अभी हमारे पास खाली बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं, तो इस नाते आपने उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह की कोई योजना स्थापित की है? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हमारे प्रवासी भाई बहन आए हैं बाहर से, ये वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे कार्य में लगे रहे होंगे, तभी इनको वहाँ पर बाहर में रोज़गार मिला था। तो इनकी क्षमता की पहचान करनी है, उनके एक्सपर्टीज़ की पहचान करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर 4-5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें कुछ तो कृषि से डायरेक्ट संबंधित हैं और कुछ हैं जो कृषि से संबंधित उपादान निर्माण करेंगे। और उसको लेकर के मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अभी हमारे यहाँ परवल का फसल हो रहा है और ये परवल की जो फसल आ रही है, अभी कल भी बाज़ार में देखा तो 20 रुपये 25 रुपये किलो परवल बिक रहा है। और इसमें आप लाते हैं जब परवल, हमारे पास क्या है कि हम लोग ग्रेडिंग नहीं करते हैं, श्रेणीकरण नहीं करते हैं। अगर आप 1 किलो परवल खरीदिए या 5 किलो परवल खरीदिए तो आप देखेंगे कि उसमें करीब 2 किलो परवल ऐसा होगा जो बहुत ही अच्छा होता है, जिसको हम A ग्रेड कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ होता है जो B ग्रेड का होता है, कुछ होता है जो C ग्रेड का होता है। अभी हम क्या करते हैं कि सारा एक साथ मिला देते हैं और हमको मिलता है 20 रुपये। अगर उसको हम A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड में श्रेणीकरण कर दें, अलग अलग कर दें, तो जो A ग्रेड का फल है वो हमको 80-90 रुपये बिकेगा। और अगर उसमें भी हम थोड़ा सा परिवहन करके कुछ मेट्रो शहरों में ले जाएं, बड़े शहरों में पहुंचा पाएं, तो वहाँ 100 से 125 रुपये किलो बिकेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा आदमी लगते हैं। तो जो हमारे भाई बहन आए हैं बाहर से, उनको हम इस तरीके से कार्यक्रम करने के लिए, चाहे वो परवल हमने एक उदाहरण दिया, अन्य भी सब्जियां हैं, उनकी सबकी श्रेणीकरण करके और उनको आगे मार्केट में ले जाएं, तो इसके लिए एक रोज़गार ये हो सकता है। दूसरा रोज़गार है कि हमारे खेती में बहुत सारे, जैसे आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है, तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको वर्मी कंपोस्ट चाहिए, वर्मी वाश चाहिए, उसके जो पंचगव्या बना रहे हैं, कह रहे हैं आजकल कोई रासायनिक चीज़ नहीं खाना पसंद करता है, सब चाहता है सुरक्षित चीज़ उनको मिले। तो उसके लिए जो उपादान हैं, जो चाहे वो नीम के अर्क से बना करके निमोली से बनाने वाला है, तो इसका सबका हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस पर उपादान जो निर्माण करेंगे वो उसका अच्छा बाजार भी है। वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी वाश है, पंचगव्या है, प्लांट टॉनिक है, जीवामृता है, ऐसे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और उन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, उनका प्रैक्टिकल कराते हैं। और हमने जो स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से इस पर 2-3 प्रोग्राम किए भी हैं और अभी हम लोग इसको फिर करने जा रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अब हमने एक कार्यक्रम अभी मधुमक्खी का लोगों को जब सीजन था तो किया था,
अब मधुमक्खी की बात देखें कि आपका मधुमक्खी का जो शहद निकलता है, विशेष करके जो लीची का शहद निकलता है, ये शहद आपका 70-80 रुपये किलो बिकता है। अब कच्चा शहद, अब उसी को अगर हम प्रसंस्करण कर लेते हैं, हमारे पास इसकी यूनिट है, मुजफ्फरपुर में कई सारी इकाइयाँ हैं इसकी, तो वही शहद जो 70 रुपये है उसमें थोड़ा प्रसंस्करण कास्ट लगेगा, थोड़ा उसका प्रक्रिया है, उसकी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रक्रिया के बाद वही शहद 300 रुपये किलो बिक रहा है। तो आपको 100 रुपये के लागत से 250 से 300 रुपये का जो है आपको लाभ मिला है। तो ये उनको रोजगार भी मुहैया करा रहा है, साथ ही साथ हमारे जो उत्पाद हैं उनका भी उपयोग हो रहा है। तो इस क्षेत्र में तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे अभी हमारे यहाँ बारिश हो गई है, अब लोग बाग पौधा लगाना चाहते हैं, आम है, लीची है, अमरूद है, केला है, तो इसके सबके पौधा तैयार करने के लिए हम प्रशिक्षण देते हैं नर्सरी मैनेजमेंट का। और नर्सरी मैनेजमेंट अगर उनका अच्छा कर लेते हैं, अब सहारनपुर में बैठा हुआ किसान अगर 500 लीची का पौधा चाहिए तो उसको एक ट्रक भेजना है, लाना है, ले जाना है। यहाँ पर अगर कोई नवयुवक एक अच्छी गुणवत्ता का पौधा तैयार करता है या पौधा प्रोक्योर करता है, जो भी उसका, और वहाँ तक पहुँचा देता है, चाहे उसके संसाधन जो भी लगें, तो उसको वहाँ पर उससे 1.5 गुना पैसा मिल जाएगा। तो यह भी एक किस्म से रोजगार ही हो सकता है। तो हम पहले यहाँ से जा कर के वहाँ काम करते थे, अब हम यहाँ बैठे बैठे ही ऐसे काम कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों को लाभ पहुँचा सकते हैं। जो कुछ भी अभी आपने हमें बताया कि जैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी जो आए हैं और आप ये कह रहे कि आपने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दौर में हम जितने बीमार हो रहे हैं, तो खान पान हमारा सही होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा। तो इस कड़ी में जो आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की कि जो आप उन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर इन्हीं चीज़ों को थोड़ा हम सलीकेदार कर दें, अगर इसका एक रजिस्ट्रेशन हो जाए और सलीके से अगर ये काम चलने लगे, तो इसमें आर्थिक उन्नति होगी। तो इसके लिए लोगों में जो विश्वास है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन के तहत अगर वो काम करेंगे, तो अगर एक सीखेंगे तो फिर वो और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके लिए आप क्या बताना चाहें? देखिए, कोई भी आदमी जब एक पैसा खर्च करता है तो ये सोचता है कि वो पैसा उसका सही जगह खर्च हो रहा है, इसका विश्वास कैसे दिलाया जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड इस्टेब्लिश्ड हैं, वो उसी ब्रांड का जाकर के खरीदेगा, कपड़ा हो या और भी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो ये दर्शाता है कि साहब उसने अपनी गुणवत्ता को मेंटेन रखा है। उस गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए एजेंसीज हैं, जो हमारी केवल रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के माध्यम से ही हम उस एजेंसी के फ्रेमवर्क में आते हैं। इसलिए कोई भी उद्योग, कोई भी कारोबार करने के पहले एक उसका रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है। जो रजिस्ट्रेशन की शर्तें हैं कि आप गुणवत्ता मेंटेन करेंगे, उसके साथ उसकी क्षमता का भी पता होता है कि किसकी कितनी क्षमता है, मध्यम आकार का है या बड़े आकार का है, लोगों का करोड़ों में टर्नओवर होता है। तो इस तरीके का जो व्यवस्था है ये केवल पंजीकरण से होता है। तो जब पंजीकरण आप किसी भी उद्योग का, चाहे वो प्रसंस्करण का उद्योग हो, चाहे वो ऑर्गेनिक इनपुट बनाने का उद्योग हो, चाहे वो नर्सरी का उद्योग हो, मतलब नर्सरी बनाने का हो, या अन्य भी कोई चीज़ जो भी आप करते हैं, तो उसका एक पंजीकरण होना, रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमारी राज्य सरकार काफ़ी सुलभ है और उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। दूसरा चीज़ यह है कि जब रजिस्ट्रेशन होता है तब होता है कि उसका जो भी उत्पाद बना है उसकी गुणवत्ता मेंटेन करना। गुणवत्ता अगर आपकी खराब होगी तो आप मार्केट में चल नहीं पाएंगे। तो गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए उसके मानक निर्धारित हैं, उस मानक के अनुसार गुणवत्ता बनानी है। तीसरा चीज़ है कि जो भी व्यापार है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ठगी का काम करते हैं। ठगी एक सही शब्द नहीं है, लेकिन आदमी जब कोई ठग जाता है, कोई कभी डिफीट मतलब इस तरीके का होता है, तो उससे मनोबल टूट जाता है, नहीं ये ब्रांड नहीं लेना है। तो इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, चाहे वो मूल्य की पारदर्शिता हो, दाम, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दाम लेते हैं, बहुत सारे बहुत कम, तो ये भी होना चाहिए। तो ये पारदर्शिता का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर 3-4 चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं, जो कि पंजीकरण में इन सब का प्रावधान दिया गया है कि आपका जो उद्योग है वो किस स्तर का है, उसमें कितने पार्टनर हैं, किस तरीके काम आप करेंगे, किस तरीके का आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे, क्या आपका मार्केट कहाँ आप मार्केट, नेशनल मार्केट टच करेंगे। इवन मैं बताऊं आपको कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ से लीची एक्सपोर्ट हुआ है, कुछ लंदन को गया है लीची, तो अब
ये लंदन को लीची गया तो एक्सपोर्ट हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड में हम गए। अगर हमारी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती तो शायद हम वहाँ पर हमको अच्छा प्राइस नहीं मिलता। और जिसको कि हम मेंटेन करने के लिए जो भी इससे जुड़े हुए लोग रहे हैं उन्होंने उसका क्वालिटी मेंटेन किया है, तभी वो लंदन की मार्केट में अच्छा मिला है। तो मैं कहूँगा कि जो भी उद्योग करें उसमें गुणवत्ता नियंत्रण और उसका सही एक मतलब कमिटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये नहीं कि ऑर्डर आपने ले लिया और बाद में डिफाई कर दिए। अब हमारे अगर किसी को, अभी हमने 50,000 पौधे लीची के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, हमने उनसे ऑर्डर लिया, मैं उनके लिए तैयारी कर रहा हूँ, उनकी गुणवत्ता मेंटेन कर रहा हूँ। हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमारी जगह पर एक उद्यमी हो तो निश्चित तौर पर उसको कमिटमेंट पूरा करना चाहिए, उस जिससे कि एक टाई अप जो हो वो मजबूत हो, एक उसमें लोगों का विश्वास बढ़े। और अभी ये तो कोविड काल है, कोविड काल के बाद ही, चूंकि आप ये मत सोचिए कि जो भी व्यवस्थाएं होंगी ये केवल कोविड काल, कोविड के बाद में बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जैसा हमारे प्रवासी भाई बहन जो आए हैं उनके रोजगार यहाँ पनप करके, और बिहार मुजफ्फरपुर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हब हो सकता है फल सब्जी के लिए, अनाज के लिए, मछली के लिए। तो ये तभी संभव है जब हमारा उद्योग पारदर्शी तरीके से पंजीकृत हो करके, क्षमता का उसके आंकलन हो करके और उसमें पूरे कमिटमेंट के साथ में लगा जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस तरीके की जो राष्ट्रीय आपदा आन पड़ी है इसको हम लोग जो है सही तरीके से हैंडल कर लेंगे। जैसा सर ने अभी कहा कि हमें ज़रूरत है कि हमें जो ये कहा जाता है कि हम माइग्रेट कर रहे हैं, हम इस जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। बिहार में भी इतनी संभावनाएं हैं कि हमारा जो राज्य है वो बहुत आर्थिक सबल हो सकता है अगर हम छोटे छोटे अवसरों को सोचें और इस पर काम करें। सर, अभी आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ धान रोपाई का समय चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक और हम बात करते हैं कि कोविड है तो सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है, तो इस परिस्थिति में जहाँ धान रोपना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो वैसे में हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके और अपना काम कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कृषि कार्य जो है ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके पहले आम लीची चल रहा था, फिर आम हो गया, अब धान आ गया है, इसके बाद धान के तमाम काम होंगे और भी जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, ये सब काम चलते रहते हैं। तो जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो गाइडलाइंस है वो बहुत आसान है, उसमें कोई इतना बड़ा विज्ञान का तो समावेश है ही है, लेकिन पालन करना बहुत आसान है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 गज की दूरी, या अपना मास्क लगा के रखें, या अच्छा स्वच्छता रखें, साबुन से नहाएं, हाथ सैनिटाइज करें वगैरह। तो ये जब भी कोई कृषि कार्य कर रहे हैं इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखें कि हमें, अगर मान लीजिए जैसे बीचड़ा उखाड़ रहे हैं तो दूर दूर बैठ के बीचड़ा उखाड़ें। अगर उसके बाद में जो मास्क है, मास्क आप तब भी लगा सकते हैं। अभी हमारे जैसे लीची में अब फल तोड़ाई के बाद प्रूनिंग चल रही है, तो हमने क्या किया है कि एक पेड़ पर 3 आदमियों की टीम बनाई है, मतलब एक टीम में 3 आदमी से ज़्यादा नहीं है, तो वो अपना 3 आदमी अपना काम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मुर्गी पालन है या पशु पालन है उसमें भी जो लोग लगे हुए हैं, देखिए मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है कि आपको जो ये 3-4 बातें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई, मास्क, ये सब लगा के रखना है। और इसके साथ भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई काम बाधित होता है। अब इसमें तो यहाँ तक कह दिया कि कोई मास्क नहीं लगा सकता तो गमछा भी लपेट ले, है कोई अगर हैंड सैनिटाइजेशन मान लीजिए ये है तो साबुन से हाथ धोए। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। और जो भी कृषि कार्य समय समय पर आते जाएंगे उनमें हमको, या कहीं भी आप बाहर निकलते हैं, बाजार निकलते हैं, सब्जी लाने जाते हैं या और भी काम करते हैं, तो हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटेशन, मास्क लगाने, ये सब की हमको जो है तो ध्यान रखना चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और इसको ध्यान रखते हुए हमें अपने कार्य को अंजाम देना है, और अंजाम ही नहीं देना है, उसको बेहतर करना है। चूँकि ये एक परीक्षा की घड़ी है और इसमें हम लोगों को एक ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। और विशेष करके जब आपकी 65% जनसंख्या खेती किसानी से लगी हुई है, और आपने देखा होगा कि जो भी हमारा जो आंकड़ा आ रहा है, संयोग से या कह लीजिए या सौभाग्य से कह लीजिए, कि हमारे जो रूरल परिवेश में लोग हैं उनके अंदर इम्यूनिटी पावर है,
उनके अंदर तमाम प्रकार के विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है, उन पर इस तरीके के जो महामारी का प्रभाव भी बहुत कम है, नगण्य के बराबर है। तो लेकिन फिर भी इससे हमको जो है बहुत कॉम्प्लिसेंट होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुश्मन जो है तो अदृश्य है, वो कब आप पर किस तरीके से करता है, इसलिए आपको पूरी सावधानी के साथ, जैसा कि हमारे देश में विभिन्न स्तरों से इस पर एडवाइजरीज मिल रही हैं, प्रदेश के विभिन्न स्तरों से मिल रही हैं, उसको पालन करते हुए हमको अपने कार्य को करना है, और करना ही नहीं है, बेहतर तरीके से करके एक मिसाल कायम करना है। दर्शकों, आपने देखा कि अभी हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे डॉक्टर विशाल नाथ, जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। उन्होंने आपको इतनी सारी जानकारियां दी हैं, उन्होंने आपको ये बताया कि आप किस तरह से छोटे पैमाने पे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको उपलब्धियाँ मिले, आप ट्रेनिंग करके और फिर और लोगों को भी आप जागरूक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को आर्थिक रूप से सबल कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने राज्य में आप अपने आप को स्थापित कीजिए, तो फिर आप यहीं से ज़्यादा आर्थिक सबलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका इस चीज़ के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि कोरोना काल में जहाँ पूरा विश्व परेशान है और आप राष्ट्रीय रोजगार के विभिन्न अवसरों पर ध्यान देके आप अपने आप को सबल बना सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए, और आशा करती हूँ कि आप आर्थिक रूप से भी सबल रहेंगे। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।